हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं और आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो क्लास 10 का इलेक्टिव सब्जेक्ट जो कि हिंदी सब्जेक्ट जिसका है, तो उनके लिए मैंने ये पेपर कलेक्ट किया है। तो ये पेपर जो है ये फुली सॉल्व क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम है, जो लास्ट एग्ज़ाम, वो अच्छा जाए, वही मेरा मकसद है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे आपके ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन पेपर को, जिसमें सारे क्वेश्चंस सॉल्व रहेंगे। तो हम लोग वेरियस डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। और तो आइए बिना टाइम गवाए आज का सेशन शुरू करते हैं। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। जैसे कि हमारा पहला जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर, वो है ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट का, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया आप लोग को। तो आइए देखते हैं क खंड का जो क्वेश्चंस हैं। जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 में है, क से लेके झ तक, वो सारे क्वेश्चंस का मैंने आंसर यहाँ पे कर दिया है। जैसे कि क में है, सुंदर सृष्टि हमेशा क्या खोजती है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हैं। आप लोग प्लीज़ एग्ज़ाम में ऐसा गलती ना करें। तो ये आप लोग खुद कॉमन सेंस यूज़ कर ये सारे मतलब कि जो गलतियाँ हैं उसको सुधार कर लिखें। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा बलिदान खोजती है। दूसरा है, ख नंबर क्वेश्चन में है, साखी शब्द का अर्थ क्या है। अब देखिए, साखी शब्द का अर्थ है साक्षी, जो कि एक संस्कृत शब्द से आया है। यानी कि इसका मतलब होता है साक्षी, यानी कि विटनेस। तो आप लोग साक्षी लिख सकते हैं, और अगर किस मतलब कि शब्द से ये सृजन हुआ है तो आप लोग संस्कृत शब्द से लिख सकते हैं। ग नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, स्कंदगुप्त उपन्यास किसने रचना की थी। इसका करेक्ट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। इसके बाद घ नंबर क्वेश्चन में है, भोजराज कौन था। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो भोजराज कौन थे, इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि पश्चिमी भारत में मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बड़े या सबसे बड़े पुत्र थे। ऐसा भी लिख सकते हैं, अथवा हम लोग लिख सकते हैं कि राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कुब्जा कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुब्जा स्वार्थी और झगड़ालू किस्म की याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में है, छोटा जादूगर को किसने बहुत ही शीघ्र चतुर बना दिया। इसका करेक्ट आंसर होगा गरीबीपन और आवश्यकताओं ने छोटे जादूगर को शीघ्र ही चतुर बना दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में है, पल में परलक होएगे में परलय का अर्थ क्या है। इसका आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करना है खुद से। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद करें, लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ज नंबर में है, दुनिया सदा क्या देखती है। इसका करेक्ट आंसर होगा बाहर के आवरण को देखती है। यहाँ पे थोड़ा बाहर होगा, ये बाहर के आवरण को देखती है, याद रखिएगा, या बाहरी आवरण को देखती है। ये को नहीं लगाने से होगा, बाहरी आवरण को देखती है। इसके बाद झ नंबर में है, कभी बीती बातों को भुलाकर क्या करने का संदेश दिया है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा जो बीत गया उसको सोचकर उदास नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए बोलकर कभी हमें बोलते हैं। तो ये तो था आपका शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके बाद मैंने बाकी जो ग्रामर सेक्शन है, ग्रामर पोर्शन का मैंने आंसर कर दिया यहाँ पे ख खंड का, यानी कि सेक्शन ख का। तो आप लोग यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है क ख ग, जैसे कि आपका क में है लिंग निर्णय करो किन्हीं 5 का, जो 5 मार्क्स का है। उसके बाद वचन बदलो किन्हीं 4 का, जो कि 4 मार्क्स का है। उसके बाद पर्यायवाची शब्द लिखे किन्हीं 4 का, जो कि 4 मार्क्स का है। वो सब मैंने कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। ये ख खंड है। जैसे कि लिंग निर्णय करने का था क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन था हम लोग का सेक्शन बी का, यानी कि खंड ख का। जैसे मछली स्त्रीलिंग में आती है, तो मछली का लिंग निर्धारण करना है हमें। मछली हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद तोता। अब देखिए, तोता हम लोग तोता को संबोधन करने के लिए नर तोता और मादा तोता बोलते हैं। नर का मतलब होता है पुरुष और मादा मतलब होता है महिला, इसलिए तोता एक पुल्लिंग शब्द है, याद रखिएगा। उसके बाद ब्रह्मपुत्र, जो कि पुल्लिंग है,
जितने भी नदी हैं, नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र एक अपवाद है, इसीलिए ब्रह्मपुत्र हमेशा पुल्लिंग होता है। उसके बाद पृथ्वी हमेशा स्त्रीलिंग होती है, याद रखिएगा। उसके बाद दिन, यानी कि दिन और वार के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, ये भी आप लोग को याद रखने योग्य एक बात है। उसके बाद द्वीप, द्वीप हमेशा पुल्लिंग होता है, याद रखिएगा। देन उसके बाद है आपका पीपल, पीपल यानी कि जितने भी ट्री हैं, पीपल ट्री या हमारा नीम ट्री, ये सारे पुल्लिंग में आते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग का ख था, ख क्वेश्चन। ख क्वेश्चन में था आपका वचन बदलो, जैसे कि वस्तु है, वस्तु में होगा, आप यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे अंक की मात्रा दिया, आप लोग चंद्र बिंदु भी दे सकते हैं। उसी तरह तिथि, तिथियाँ, यहाँ पे चंद्र बिंदु है, ये आप लोग गौर करें, यहाँ पे मैंने अंक की मात्रा दिया है। उसके बाद लड़की, लड़कियाँ, चिड़िया, चिड़िया, किरणें, जो कि ऑलरेडी बहुवचन में है, क्योंकि किरण का बहुवचन होता है किरणें, तो यहाँ पे बहुवचन में ही है। उसके बाद मामा, मामा का कोई वचन परिवर्तन नहीं होता, मामा का मामा ही होता है, याद रखिएगा। उसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, यानी ग नंबर, वो है हमारा पर्यायवाची शब्द लिखने वाला क्वेश्चन था, जैसे कि शब्द का पर्यायवाची होगा सरोज, राजीव। उसके बाद सूर्य शब्द का पर्यायवाची होगा रवि, दिनकर। उसके बाद दिन का पर्यायवाची शब्द होगा दिवस, वार। वैसे ही चंद्र का चंद्रमा, मयंक। आकाश का गगन, व्योम। उसी तरह हाथी का गज, गजराज। उसके बाद जो अंतिम जो था क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद, ये हाथी है या दही, मुझे मतलब कि ये थोड़ा समझने में मतलब कि थोड़ा दिक्कत आया। ये क्वेश्चन जो मैं देखा तो वहाँ पे थोड़ा मतलब कि क्लियर नहीं था पेपर जो था, इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों हाथी और यानी कि दही दोनों जैसा लग रहा था मुझे, तो इसीलिए दोनों का मैंने पर्यायवाची लिख दिया है। आप लोग मतलब एक तरह से रिवीजन हो जाएगा आपका। तो इसलिए हाथी का होगा गज और गजराज, और दही का होगा गोरस, तक्र, याद रखिएगा। इसके बाद जो हम लोग का घ नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसके आप लोग पेपर देख सकते हैं, घ में संधि विच्छेद करना है, उसका जोड़ना भी है। उसके बाद ङ में है करण कारक के बारे में लिखना है, उसका वाक्य में प्रयोग करना है, एक मतलब उदाहरण भी लिखना है हमें। उसके बाद जो च है वो हमें वाक्य शुद्ध कर लिखना है, किन्हीं तीन का, जो मैंने ऑलरेडी आंसर सॉल्व कर दिया, आप लोग देख सकते हैं थोड़ी देर बाद में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका यहाँ पे समास का विग्रह करना है और समास का नाम भी लिखना है। देन उसके बाद है आपका ख में है, 7 नंबर का ख में है, नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देश अनुसार परिवर्तन करें, यानी कि जो डायरेक्शन दिया गया, जैसे मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य में हमें इन सेंटेंस को ले जाना है। उसके बाद ग नंबर में है आपका अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव के बारे में बताकर अपने मित्र के पास एक पत्र लिखिए, यानी कि अनौपचारिक पत्र लिखना है हमें। जो पहला हम लोग का क्वेश्चन है ये अनौपचारिक पत्र है, याद रखिएगा। यानी कि आप लोग प्रिय मित्र से आरंभ कर सकते हैं। आप लोग जो पत्र लिखेंगे प्रिय मित्र ऐसा बोलकर आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। क्या जो अगला क्वेश्चन है, यानी कि ये अथवा में, ये प्रधान अध्यापक को अपनी छोटी बहन के शादी संदर्भ में छुट्टी के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। ये हो गया आपका औपचारिक पत्र, यानी कि अपने शिक्षक के लिए लिखना है, इस औपचारिक पत्र हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका भाव पल्लवन करो। क्वेश्चन नंबर 8 में भाव पल्लवन करो, जैसे कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा अथवा घर की मुर्गी दाल बराबर। मतलब इसको डिस्क्राइब करना है आप लोग को, भाव को मतलब कि संग प्रसार करना है, जो कि आपका 4 मार्क्स का मतलब कि क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, जैसे कि यहाँ पे टॉपिक है प्रदूषण, राष्ट्रभाषा हिंदी, पुस्तकालय, जो कि 10 मार्क्स का है, एक ह्यूज नंबर है यहाँ पे, याद रखिएगा। देन आपका जो इस पेपर का ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपका, वो है अनुवाद, जो कि 5 मार्क्स का है, जैसे कि द ताजमहल इज इन आगरा। उसके बाद लेट अस गो होम नाउ, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, टेल ऑफ आसाम इज इन गुवाहाटी दिसपुर। और जो ई नंबर क्वेश्चन है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आसाम इज एसामीज। तो आप लोग इसका आंसर मैंने कर दिया है, आप लोग देखकर रिवीजन कर सकते। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि संधि विच्छेद करना था, तो संधि विच्छेद इस प्रकार होगा, जैसे कि आपका घ नंबर में है, घ का 1 नंबर में हिमालय, हिमालय का संधि विच्छेद हिमजुग आलय होगा। देन आपका सदा जो एव है, इसको मतलब कि हमें जोड़ना है, तो इसका होगा सदैव होगा, सदैव को हम लोग सदा जुग एव लिखते हैं। उसके बाद जगदीश, इसका भी हमें संधि विग्रह करना है, तो इस जगदीश का संधि विग्रह इस प्रकार होगा, जगत
जुग ईस, याद रखिएगा। उसके बाद हमें ऑलरेडी संधि विच्छेद करके दिया गया है, उसको हम लोग जोड़ना है। जैसे कि नीरस, नीरस है, यानी कि इसको हम नीरस लिखेंगे। उसके बाद परमार्थ, इसको हम लोग को संधि को विग्रह करना है, तो इसका अर्थ होगा परम जुग अर्थ, याद रखिएगा। तो ये तो था आपका संधि जोड़ना और विच्छेद करना। इसके बाद 9 नंबर में है, मैं थोड़ी देर पहले आपको कहा था करण कारक के बारे में लिखना है और उसका एक उदाहरण भी देना है। तो करण कारक क्या है? बेसिकली करण कारक का प्रयोग कार्य के माध्यम को सूचित करने के लिए किया जाता है या होता है, याद रखिएगा। कोई भी काम हो रहा है वो हमें सूचना देने के लिए हम लोग करण कारक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं बोल रहा हूँ कि अमन कलम से लिखता है, ये सेंटेंस को हम लोग करण कारक कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट था क्वेश्चन 4 नंबर में, जो कि वाक्यों को शुद्ध करना है, शुद्ध कर लिखना है हमें। यहाँ पे कुछ इरोर्स हैं, उसको हम लोग को सही तरह से लिखना है। जैसे कि 1 नंबर में है, बालक छत में खेल रहे हैं। अब देखिए बालक है तो एक बालक है, इसीलिए हम लोग बालक छत में खेल रहा है हम लिखेंगे, खेल रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, गुरुजी आप इधर बैठे, तो इसका सही क्रम होगा गुरुजी आप इधर बैठिए, याद रखिएगा, क्योंकि आज वहाँ जाना है, तो इसका सही उत्तर होगा मुझे आज वहाँ जाना है। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में है, हम सब लोग भारतीय हैं। अब यहाँ पे देखिए हम सब लोग, तो सब जब हम बोल रहे हैं तो लोग का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे, इसीलिए हम सब भारतीय हैं अथवा हम सभी भारतीय हैं। इस तरह से आप लोग कोई भी एक प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो 5 नंबर में है, आप कृपया हमारे घर आने की कृपा करें। अब दो बार कृपा शब्द का प्रयोग ये गलत है, इसलिए हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, कृपया आप हमारे घर आने का कष्ट करें, याद रखिएगा। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा इस प्रकार, जो कि है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। क नंबर में है, निम्नलिखित समास का नाम लिखकर विग्रह करें। जैसे कि नवरत्न, इसका आंसर होगा 9 रत्नों का समूह, जो कि द्विगु समास है, याद रखिएगा। उसके बाद जलज, यानी कि जल में जन्मा है जो, इसका जो समास होगा वो होगा अधिकरण तत्पुरुष। उसके बाद पिता माता, इसका होगा पिता और माता, यानी कि द्वंद्व समास, याद रखिएगा। जब हम और का प्रयोग करते हैं इसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। उसके बाद पीताम्बर, ये होगा पीत है अंबर जिसका, बहुब्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, ये भी आपका बहुब्रीहि समास होगा। उसके बाद त्रिनयन, 3 नयन है जिनके, इसका भी होगा बहुब्रीहि समास। उसके बाद जो अंतिम क्वेश्चन है वो है गुरु शिष्य, तो गुरु और शिष्य यानी कि द्वंद्व समास, याद रखिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन है 6 नंबर, वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तन करें। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मैं तुम्हारे मित्र को जानता हूँ, जिसको मिश्र वाक्य में ले जाना है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे मित्र को जानता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है, उसने कहा कि मैं गरीब हूँ, इसको सरल वाक्य में ले जाना है, तो ये इस प्रकार होगा, उसने मुझे गरीब घोषित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में है, सुबह होने पर प्रकाश आ गया, तो इसको संयुक्त वाक्य में ले जाना है, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम लोग और का प्रयोग करके, सुबह हुआ और प्रकाश आया या छाया, आप दोनों लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ग नंबर, जो कि पत्र लेखन है, जो कि मैंने अगले पृष्ठ में कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार आप लोग पत्र लेखन लिखें, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि अनौपचारिक पत्र प्रिय मित्र से शुरू होता है। तो इस प्रकार आप लोग एक आइडिया लेकर इस प्रकार ही आप लोग पत्र लिखें, जो मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो हमें वहाँ पे अथवा भी दिया गया था, तो इसीलिए आप लोग अगर ये पत्र लिखने में असमर्थ रहते हैं तो आप लोग दूसरा पत्र लिख सकते हैं, जैसे कि आकस्मिक छुट्टी के लिए, यानी कि औपचारिक पत्र एक लिख सकते हैं। एक अनौपचारिक पत्र और एक औपचारिक पत्र हमेशा परीक्षा में आता है, तो आप लोग कोई भी एक लिख सकते हैं। औपचारिक पत्र के लिए सेवा में का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, और अनौपचारिक में आपका प्रिय मित्र अथवा जो भी है जिसको संबोधन करना है वही चीज़ हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 8 में था वो है भाव पल्लवन, यानी कि जो एक्सप्लेन करना है हमें, वो जो सेंटेंस को डिस्क्राइब करना था। जैसे कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन था शायद। होगा इसका आंसर कि जब मनुष्य किसी भी कार्य को करने में असमर्थ होता है तो वह दूसरों पर दोषारोप करता है। यदि स्वयं वो कार्य नहीं कर पाया तो दूसरों को दोषी ठहराने से क्या फायदा। मनुष्य जन्म से ही जीवश्रेष्ठ है। ईश्वर ने सभी जीवों के
तुलना में मनुष्य को ही अधिक बुद्धि दिया है। अतः अपनी चेष्टा बुद्धि धैर्य लगन से किसी काम को करने की ठान ले तो वो असंभव भी संभव हो जाता है। पर हम अपनी बुद्धि आत्मबल का प्रयोग न कर दूसरों पर कीचड़ उछालने में मग्न है, जो कि उचित नहीं है। इसीलिए प्रश्न में कहा गया है कि नाचना न जाने आंगन टेढ़ा। फलस्वरूप असफलता पाने पर कहते हैं कि आंगन ही टेढ़ा है तो हम नृत्य कैसे करें। असल में नाच हमको आता ही नहीं, पर वह हम दोष आंगन पर डाल देते हैं। अगर हम लगन धैर्य से नाच सीखने की कोशिश करें तो हम जरूर सफल होंगे। अपने ऊपर आत्मविश्वास लाना चाहिए और इसी आत्मविश्वास के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि हम लोग को दूसरों पर दोषारोप करने से बेहतर है कि हम अपने आप को झाँक कर देखिए आईने में, और अपने आप में जितनी भी खामियां हैं, गलतियां हैं, उसको हम सुधारें। हम डेफिनेटली सक्सेस हो सकते हैं। अगर आप लोग ये नहीं कर सकते तो अथवा है, यहाँ पे अथवा जो क्वेश्चन है दूसरा है वो भी मैंने यहाँ पे कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि घर की मुर्गी दाल बराबर है। मनुष्य घर की वस्तु का महत्व नहीं समझते। वास्तविकता यही है कि आसानी से उपलब्ध होने वाली वस्तुओं को वो प्रतिष्ठा नहीं मिलती जो दुर्लभ वस्तुओं को मिलती है। कहावत है, दूर का ढोल सुहावन। दूर के ढोल की आवाज़ अच्छी लगती है, पर अपने नज़दीक बजने वाला ढोल उतना कर्णप्रिय नहीं होता। उसी प्रकार कभी कभी बड़े बड़े विद्वान भी अपने घर आसपास पड़ोस में वह सम्मान नहीं पाते जो बाहर जाकर साहित्यिक सभाओं में अध्यक्ष बनकर भाषण देते हुए पाते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रतिष्ठा का यह आधार सही नहीं है। प्रतिष्ठा का सही आधार व्यक्ति या वस्तु को गुणवत्ता होना चाहिए। यानी इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है निबंध लेखन, प्रदूषण पर निबंध। मैंने एक निबंध यहाँ पे कर दिया है, बाकी दो आप लोग जो अथवा है वहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, जब भी आप निबंध लिखेंगे सबसे पहले निबंध का टॉपिक होना चाहिए। जैसे कि स्टार्टिंग होना चाहिए, जो कि है आरंभनी, या मान लीजिए इंट्रोडक्शन जो हम बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखिए प्रदूषण, अब प्रदूषण क्या होता है सबसे पहले तो हमें उसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि प्रदूषण संस्कृत शब्द प्रदूषणम, पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में उत्पन्न होने वाले दोष को कहते हैं। प्रदूषण पर्यावरण को और जीव जंतुओं को हानि पहुंचाते हैं। इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार। यानी कि प्रदूषण मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे कि 1 नंबर में है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। इसके अलावा बहुत सारे और भी प्रदूषण है, जैसे कि प्रकाश प्रदूषण है, याद रखिएगा, ये भी एक प्रदूषण है। ऐसे बहुत सारे प्रदूषण है, लेकिन हम लोग जो मेन प्रदूषण हैं वो हम लोग लिख रहे हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसे कि उपरोक्त पदार्थों में अवांछनीय तत्व घुलकर उसे इस हद तक गंदा कर देते हैं कि स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालने लगे तो उसे प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण से प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है, साथ ही यह मानव जीवन के लिए भी खतरे का अन्यतम कारण है। यहाँ पे के लगा देना आप लोग, खतरे का अन्यतम कारण है। इसके बाद अब प्रदूषण को हमें कम करना है, उसके हम उपाय लिखेंगे। जैसे कि हमें इस बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है, या प्रयास करना होगा। यहाँ पे करना लिखना पड़ेगा, प्रयास करना होगा। इन दिनों हम लोग देखेंगे प्रदूषण कम करने के उपाय। जैसे कि हमें इस बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयास करना होगा। इन दिए गए कुछ उपायों का पालन करके हम प्रदूषण की समस्याओं पर काबू कर सकते हैं। जैसे कि अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखकर, प्रकाश का अत्यधिक और ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग ना करके, कंपोजिट का उपयोग कर उसके बाद रेडियो एक्टिव पदार्थों के उपयोग को लेकर कठोर नियम बनाकर, और अंत में कारपूलिंग इत्यादि। ये सारे मतलब कि प्रदूषण को रोकने का एक रोकथाम करने का एक उपाय है। उसके बाद अंत में हमें हमेशा निबंध में निष्कर्ष देना जरूरी है, यानी कि मतलब जो हम लोग एंडिंग देते हैं हम लोग, वो देना हमें ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है निष्कर्ष में, प्रदूषण एक प्रकार का धीमा जहर है जो हवा, पानी, धूल आदि के माध्यम से न केवल मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और वनस्पतियों को भी सड़ा गलाकर नष्ट कर देता है। आज प्रदूषण के कारण ही प्राणियों का अस्तित्व
खतरे में है। इसी कारण बहुत से प्राणी, जीव जंतु, पशु पक्षी, वन्य प्राणी विलुप्त हो गए हैं। तो ये था आपका प्रदूषण के ऊपर एक निबंध। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये जो मतलब कि टॉपिक है, आंसर्स हैं, आप लोग को अच्छे लगे होंगे। तो इसके बाद आप लोग का अंतिम जो क्वेश्चन है वो है अनुवाद। याद रखिएगा, यानी कि ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इस प्रकार है, आप लोग को अंग्रेजी में दिया होगा, आप लोग को हिंदी में लिखना है। जैसे कि द ताजमहल इज इन आगरा, को इसका हिंदी में लिखना है। तो हिंदी इस प्रकार होगा, ताजमहल आगरा में है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अथवा ताजमहल आगरा में स्थित है। ये दोनों कोई भी आप लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है लेट अस गो होम नाउ। तो इसका हिंदी में अनुवाद इस प्रकार होगा, चलो अब घर चलिए। क्योंकि यहाँ पे लेट अस है, इसलिए हमें चलो का प्रयोग करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। इसका आंसर होगा इस प्रकार, अंत भला तो सब भला। याद रखिएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में है द कैपिटल ऑफ आसाम इज इन गुवाहाटी। इसका आंसर होगा असम की राजधानी गुवाहाटी में है, अथवा गुवाहाटी में है। क्वेश्चन नंबर 5 में है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आसाम इज असमीज, यानी कि असम की आधिकारिक भाषा असमिया है। तो ये तो था आपका ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, जो कि फुल्ली सॉल्व क्वेश्चन पेपर है। आई होप आप लोग के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते अगले डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन पेपर की ओर, जो कि आप लोग के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे अगले डिस्ट्रिक्ट की ओर। अगला डिस्ट्रिक्ट है गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट। इसका मैंने लगभग शॉर्ट क्वेश्चंस और आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस थोड़े बहुत मैंने सॉल्व कर दिए। जो भी नहीं किया वो आप लोग प्लीज़ कर लें। गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट का जो क्वेश्चन पेपर है वो इस प्रकार है। यहाँ पे ग्रुप ए में है, सेक्शन ए में है। पहला क्वेश्चन, चमकीला सुंदर सुगढ़ इमारत वस्तुतः किस पर टिकी होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा नींव पर टिकी होती है। याद रखिएगा। ख नंबर में है वेनीपुरी जी का स्वर्गवास कब हुआ था। तो इसका आप लोग को जो सन है वो लिखना है, यानी कि 1968 में उनका देहांत हुआ था। याद रखिएगा, स्वर्गवास और देहांत एक ही है। क्वेश्चन नंबर ग में है साकी शब्द का मतलब किस संस्कृत शब्द से विकसित हुआ है। ये याद है, साक्षी शब्द से विकसित हुआ है। याद रखिएगा। उसके बाद घ नंबर में है कवयित्री मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। इसका आंसर आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, मेड़ता प्रांत के कुड़की नामक स्थान में 1498 में कवयित्री मीराबाई का जन्म हुआ था। इसके बाद आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, जो कि 10 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू, क्योंकि आप लोग को 10 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। इसलिए आप लोग लेसन्स को कवि परिचय, कवि संबंधी प्रश्न उत्तर, लेखक संबंधी प्रश्न उत्तर और जितने भी मतलब कि टॉपिक के एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आप लोग प्लीज़ घर में प्रिपेयर कर जाएँ। एमसीक्यू देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क नंबर में, पतितों के देश में उपन्यास के पतितों के देश में उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। इसका करेक्ट आंसर होगा रामवृक्ष बेनीपुरी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पठित निबंध में सुंदर इमारत का आशय क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा नया सुंदर समाज। ग नंबर में है बाबू जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है काशी में। क्वेश्चन नंबर घ में है कार्निवल के मैदान में लड़का चुपचाप किन को देख रहा था। इसका करेक्ट आंसर होगा शरबत पीने वाले को। ङ नंबर में है डूबने से डरने वाला व्यक्ति कहाँ बैठा रहता है। इसका करेक्ट आंसर होगा किनारे पर। च नंबर में है मीराबाई के पिता कौन थे। इसका करेक्ट आंसर होगा राव रत्न सिंह। क्वेश्चन नंबर 6 में है कवयित्री मीराबाई किसकी अनन्य आराधिका थी, यानी कि वो किसकी परम भक्त थी। इसका करेक्ट आंसर होगा श्री कृष्ण की, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण दीवानी का भी आख्या प्राप्त है। याद रखिएगा। ज नंबर में है सत्य कैसा होता है। इसका उत्तर होगा कठोर होता है। अगला क्वेश्चन है कबीरदास के पालक माता पिता कौन थे। ये हम लोग जानते हैं कि नीरू और नीमा नामक बुनकर दंपति ने कबीरदास का पालन पोषण किया था, तो इसीलिए नीरू और नीमा। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एमसीक्यू अंतिम क्वेश्चन, संत कबीरदास के गुरु कौन थे। इसका करेक्ट आंसर होगा रामानंद। याद रखिएगा।
तो ये तो था आपका MCQ क्वेश्चंस। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में है 2 मार्क्स करके, 12 मार्क्स का है, जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। आप लोग प्लीज़ देखकर रिवीजन करें, बाय हार्ट करें और प्लीज़ ये अच्छी तरह से पढ़कर जाएं ताकि एग्ज़ाम में आप लोग लिख सकें, ये छोड़कर ना आए। इसका आंसर इस प्रकार है। तो आप लोग प्लीज़ ये सब क्वेश्चन जो कि ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन हैं, जैसे कि निबंध लेखन, आप लोग प्लीज़ अच्छी तरह से देख कर जाएँ, जो कि 10 मार्क्स या तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। जैसे कि मैंने प्रदूषण के बारे में ऑलरेडी ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में सॉल्व कर दिया था। तो यहाँ पे जो शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस आप लोग देख कर जाएँ। कंप्यूटर शिक्षा ये इम्पोर्टेंट नहीं है और स्वास्थ्य और शिक्षा ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन शिक्षक दिवस इम्पोर्टेंट है। उसके बाद असम का जो जातीय उत्सव है बिहू, वो भी आप लोग देख कर जाएँ। उसके बाद वानपानी जो असम का एक जर्जर समस्या है, वो भी आप लोग देख कर जाएँ, निबंध में आ सकता है। और जो पत्र लेखन है, आप लोग पत्र लेखन मैंने ऑलरेडी कहा था ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में भी कि औपचारिक और एक अनौपचारिक पत्र देख कर जाएँ। औपचारिक पत्र अर्थात स्कूल में अपने शिक्षक के नाम पर जो हम लोग देते हैं, शिक्षक को जो लिखते हैं हम लोग पत्र, तो उसको बोलते हैं हम लोग औपचारिक पत्र। और जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वो हम लोग मित्र को अथवा अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को या दोस्तों को लिखते हैं। तो ये 5 मार्क्स का है, इसीलिए आप लोग इसको थोड़ा गौर करें। और उसके बाद जो एक क्वेश्चन होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो है अपठित गद्यांश, जो कि आप लोग को पैसेज दिया होता है, आप लोग को आंसर करना होता है। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी का, जिससे कि आप लोग को इजीली 6 या 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से करें। और जो अंत में जो है आपका अनुवाद लेखन, यानी कि आपको अंग्रेजी में क्वेश्चन दिया होता है, वो उसे आप लोग को हिंदी में लिखना होता है। तो इसीलिए आप लोग उसको थोड़ा प्रैक्टिस करें और सिमिलर क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग को थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आएगा, जैसे कि देखिए। और आइए मैं आपको एक प्रूफ भी देता हूँ कैसे सिमिलर क्वेश्चन आते हैं थोड़ा बहुत। जैसे कि मैंने वहाँ पे ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में सॉल्व किया कि यहाँ पे हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज आया है, यानी क्वेश्चन सेम है पर यहाँ पे हिंदी जो है आया है और यहाँ पे नेशनल लैंग्वेज आया है। यानी कि क्वेश्चन सेम है लेकिन वही तरीका थोड़ा अलग है और यहाँ पे वर्ड चेंज करके दिया गया है। तो इसीलिए अगर आप लोग थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो आराम से आप लोग मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो इसके बाद जितने भी पेपर्स होंगे वो प्रीवियस ईयर्स के होंगे, क्वेश्चन पेपर होंगे, वो होंगे वेरियस डिस्ट्रिक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। यानी कि मैं क्यों दिया है, ताकि आप लोगों को कुछ एक हिंट मिल सके, आइडिया मिल सके। तो आप लोग वहाँ से जितने भी सिलेबस के अंडर आते हैं वो क्वेश्चन ही सिर्फ देख कर जाएँ, और जो सिलेबस के अंडर नहीं आते हैं वो सब आप लोग मत पढ़ें। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, आप लोग देख लें।